कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। हमारी ऑफलाइन कोचिंग तो अब बंद हो गई है, तो आप लोग सर को कह रहे थे कि कुछ हिस्ट्री का पार्ट रह गया, तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि हिस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट कराओ, और गुरुजी का आदेश सर आंखों पर, हिस्ट्री का पार्ट आपको मैं पूरा करा देता हूँ। हम राजस्थान के जीके की बात कर रहे थे, उसमें हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। हमने अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे, हमने रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए थे, नाडोल के पढ़ लिए थे, हम जालोर के चौहान पढ़ रहे थे, है ना। हम जालोर के चौहानों की कुछ बात कर ली थी, फिर भी मैं आपको एक बार मोटा मोटा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोर का हमने प्राचीन नाम देखा तो जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर, है ना। जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। जबालीपुर क्यों था? क्योंकि जबाली ऋषि की ये तपोभूमि थी, इसलिए इसका नाम जबालीपुर हो गया। फिर इसके नाम दूसरा बात है जालनगर। जालनगर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जाल वृक्ष की यहाँ पे अधिकता है, जाल वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको जालनगर कहते हैं। दूसरा है सोनगढ़। सोनगढ़ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सोनगढ़ चौहानों का ये शासन भूमि थी, इसलिए इसको सोनगढ़ कहते हैं। ध्यान रखना, सोनारगढ़ अलग है और सोनगढ़ अलग है ना। तो सोनारगढ़ जैसलमेर में है। आगे बात करते हैं सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी है ये, सुवर्णगिरी पर्वत होने के कारण सुवर्णगिरी है ये, स्वर्णगिरी नहीं है। स्वर्णगिरी जैसलमेर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जलालाबाद की। जलालाबाद इसको नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, है ना, 1311 के युद्ध के बाद। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एक और नगर है, जबालीपुर हो गया, जालनगर हो गया, सोनगढ़ हो गया, सुवर्णगिरी हो गया और जलालाबाद हो गया। और इसका एक और नाम है, वो है कनकाचल। कनकाचल पहाड़ी होने के कारण इसको क्या कहते हैं? कनकाचल भी कहते हैं। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं जालोर वंश में किस किस वंश का, जालोर क्षेत्र में किस किस वंश का शासन हो गया था। तो जालोर वंश में हो गया था प्रतिहारों का शासन हो चुका था, है ना। नागभट्ट प्रथम ने स्थापना करी थी प्रतिहार वंश की। फिर है इसके बाद परमारों का यहाँ पे शासन हुआ था। फिर इसके बाद जो आए वो आए यहाँ पे चौहान। और चौहान भी कौन से आए बेटा? चौहान आए सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान यहाँ पे शासन करने लगे, इसी को हमें पढ़ना था, ठीक है। हमने कुछ बात कर ली थी, जितना ज़्यादा रिवाइज कर लिया था उतना ज़्यादा मैं आपको मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो चौहान वंश, सोनगरा चौहानों की बात कर रहे थे अपन ना। सोनगरा चौहानों में स्थापना किसने की थी? बताया था सोनगरा चौहान। संस्थापक कौन था इसका? इसका संस्थापक था कीर्तिपाल। संस्थापक कौन था? संस्थापक था इसका कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने सोनगरा चौहानों की जालोर में स्थापना कब करी थी? 1181 में। ध्यान रखना, कुछ किताबें 1182 बताती है, कुछ किताबें 1181 बताती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1181 माना है, तो वो ऑथेंटिक किताबों से ही बात करेंगे अपन। कीर्तिपाल ने 1181 में सोनगरा चौहानों की स्थापना करी। सोनगरा चौहान वंश की स्थापना करके यहाँ पे इसके कुछ उपनाम मिलते हैं। उपनाम कह दो या उपाधियाँ कह दो, इसकी कुछ उपाधियाँ थी, तो वो उपाधियाँ क्या क्या थी? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक है इसकी राजेश्वर की उपाधि। राजेश्वर, ये राजेश्वर की उपाधि कहाँ मिलती है? ये मिलती है सुंधा शिलालेख से। किससे मिलती है? सुंधा शिलालेख से इसकी राजेश्वर की उपाधि मिलती है, ठीक है। इसकी दूसरी जो उपाधि है, वो दूसरी उपाधि है वो महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। कीतु एक महान शासक। कीतु एक महान शासक। और ये कीतु एक महान शासक बोलने वाले कौन थे? ये बोलने वाले थे नैणसी। नैणसी ने ये बात किस में बोली थी? ये बोली थी नैणसीरी ख्यात में, ठीक है। नैणसीरी ख्यात में कीतु एक महान शासक कीर्तिपाल को बताया गया है। नैणसी को क्या कहते हैं? बताया आपको। नैणसी को कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, है ना। वैसे तो अबुल फजल वैसे ही नागौर के थे, राजस्थान के थे, लेकिन राजस्थान का अबुल फजल मानते हैं तो किसको मानते हैं? नैणसी को, ठीक है। और राजस्थान का अबुल फजल ये कहने वाले कौन थे? नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले थे मुंशी देवी प्रसाद। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब बातें मैं आपको बताता रहूँगा, और जो आगे प्रश्न बनेंगे उनकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ये कहाँ के थे? ये थे जयपुर के, ओके, ये थे जयपुर के। इसके बाद इसकी उपाधि देख ली अपन ने। उपाधियों के बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक जंगलेश्वर महादेव मंदिर बनाया था जालोर में। जंगलेश्वर
मंदिर बनाया था, है ना। जहाँ जिसके आगे ईश्वर लग रहा है वो शिव जी का मंदिर होता है। तो जंगलेश्वर मंदिर कीर्तिपाल ने बनाया था, ध्यान रखना। इतना यहाँ तक हो गया। और कीर्तिपाल के पिता का नाम भी पूछे, जैसे मैंने उस दिन बताया नहीं था लेकिन आज बता देता हूँ, अल्हण। अल्हण कौन थे? कीर्तिपाल के पिताजी थे अल्हण। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कीर्तिपाल ने यहाँ इस वंश की स्थापना किनको हरा करके करी थी? तो ये किनको हरा करके करी थी? ये करी थी भैया परमारों को हराकर, परमार वंशों को हरा करके कीर्तिपाल ने 1181 में स्थापना करी थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कीर्तिपाल ने 1181 में किसकी स्थापना करी? सोनगरा चौहानों की स्थापना करी। कीर्तिपाल की उपाधियाँ देख लेते हैं। राजेश्वर, राजेश्वर कहाँ मिलता है? सुंदर शिला लेख से। ठीक है, सुंदर शिला लेख, सुंदर माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में। राजस्थान का प्रथम रोपवे है। कीतु एक महान शासक, ये कौन है? कहता है, ये कहता है नैन सिंह। किस किताब में कहता है? नैन सिरी ख्यात में। नैन सिंह को क्या कहते हैं? नैन सिंह को कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। और राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले कौन है? वो है मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है अल्हण। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। फिर कीर्तिपाल ने और क्या करा था? जंगलेश्वर महादेव मंदिर बनाया था, कहाँ पे? जालोर में। फिर इसके बाद हमने देखा था परमारों को उनको हरा करके सोनगरा चौहान की स्थापना करी थी कीर्तिपाल ने। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखो, आगे कीर्तिपाल का ऐसा कुछ है नहीं, कोई युद्ध हुआ नहीं। तो अब बात करते हैं कीर्तिपाल के बाद आने वाले शासक। कीर्तिपाल के बाद कौन आए थे? कीर्तिपाल के बाद आए थे, पहला आए थे कीर्तिपाल, है ना। कीर्तिपाल के बाद आए अपने समर सिंह। समर सिंह के बाद आए अपने कौन? उदय सिंह, है ना। और उदय सिंह के बाद कौन आया? उदय सिंह। ठीक है, और उदय सिंह के बाद आए अपने चचिक देव, है ना। और चचिक देव के बाद कौन आए थे? चचिक देव के बाद आए थे सामंत सिंह। हमने सामंत सिंह तक बात कर ली थी हमारी ऑफलाइन क्लास में, फिर भी एक बार देख लो। कीर्तिपाल के बारे में हमने देख लिया। समर सिंह के बारे में हमने कौन सा देखा था? ये इसने क्या कराई थी? अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह करवाया था। कहाँ से? गुजरात के अपने भिंडेव सेकंड से विवाह कराया था अपनी पुत्री का। और कुछ नहीं है, बस विवाह का ध्यान रखना। बस ये है अपना मेन आदमी उदय सिंह। ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि सोनगरा चौहानों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो उदय सिंह था। महत्वपूर्ण है, सोनगरा चौहानों में शक्तिशाली शासक कौन था? उदय सिंह था। क्यों था? वो हमने बता दिया था कि 1228 में इल्तुतमिश से इसका आक्रमण हुआ था, असफल हुआ था वो आक्रमण, इसने असफल किया था। फिर हमने बात करी थी 1254 में कहाँ? मालवा के युद्ध हुआ था, उसमें भी ये असफल हुआ था, मतलब युद्ध को असफल किया था इसने। फिर है इसके बाद हमने देखा था कहाँ पे? सामंत सिंह। कौन से सामंत सिंह? चित्तौड़गढ़ के सामंत सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ था, है ना। और फिर उसके बाद गुजरात के साथ, इन लवण्य प्रसाद के साथ, बताया था ना, गुजरात के लवण्य प्रसाद के साथ इसका युद्ध हुआ था। इतने युद्धों में ये विजय हासिल करने वाला आदमी कौन था? उदय सिंह। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्तिशाली शासक था। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में शक्तिशाली शासक पूछ ले, कानरदेव चौहान नहीं लगाना है। ये एग्जाम में आ चुका है, कानरदेव चौहान लगा के आ गए थे ज़्यादातर, लेकिन उदय सिंह है। ठीक है, फिर चचिक देव के बारे में कुछ इतना कुछ खास नहीं था। सामंत सिंह की बात कर ली थी हमने। आज अब जो हम पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे भैया, कौन सा? कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान, इससे पढ़ना है हमें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शासक है, ध्यान रखना। शक्तिशाली शासक उदय सिंह है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कानरदेव चौहान से। कानरदेव चौहान कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1305 से 1311 तक, 1305 से 1311 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कानरदेव चौहान की। कानरदेव चौहान, ध्यान रखना, चौहान, ये जो जालौर के जो चौहान है, इनकी जो कुल देवी है, जालौर के चौहानों की जो कुल देवी है वो है आशापुरा माता। जालौर के चौहानों की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता। और ये आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे है? यह है नाडोल में। ये हमने बात कर ली थी वैसे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाडोल में। आगे देखो, कानरदेव चौहान की बात करें। कानरदेव चौहान की जो हमें हिस्ट्री पूरी पता लगती है वो किससे लगती है? वो लगती है हमें कानरदेव प्रबंध से। कानरदेव प्रबंध से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और कानरदेव प्रबंध के जो रचयिता है वो है पद्मनाभ। ध्यान रखना, ये पद्मनाभ एक ब्राह्मण है
तो ब्राह्मण के द्वारा रचित ग्रंथ कौन क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो एग्जाम में ऐसा आ जाता है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कानड़देव प्रबंध एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री की जानकारी हमें मिलती है वीरमदेव सोनग्रारी वाद, वीरमदेव सोनग्रारी वाद, वीरमदेव सोनग्रारी वाद। और इसके अलावा हम इसके कौन मिलती है? नैन्सी बताता है कुछ, है ना, और नैन्सी के अलावा फरिश्ता इसके बारे में बताता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना कि हिस्ट्री किस किस के बारे में बताता है। कानड़देव प्रबंध बताती है, और वीरमदेव सोनग्रारी वाद बताती है, नैन्सी बताता है, और फरिश्ता बताता है, ठीक है। हम इन सब की बात करेंगे, फरिश्ता की भी बात करेंगे, नैन्सी क्या कहता है वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात देख लो कि जो आजकल सीधे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, आजकल आते हैं टेढ़े क्वेश्चन। तो वो टेढ़े क्वेश्चन जो मैंने ये करा ना कि आज तक जो आ गए प्रश्न वो भी पढ़ाऊंगा, और जो आने वाले हैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो ये कहा जाता है कि इसकी जो संपत्ति है, किसकी? कानड़देव चौहान की जो संपत्ति है, इसकी संपत्ति की जो तुलना है वो किससे की जाती है? कानड़देव चौहान की संपत्ति की तुलना किससे की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किससे की जाती है? ये की जाती है इंद्र की रिद्धि व 9 निधियों से। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इंद्र की रिद्धि व 9 निधियों से कानड़देव चौहान की संपत्ति की तुलना की जाती है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं हम कुछ इसके परिवार के बारे में। इसका एक पुत्र था, और पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था भैया वीरमदेव। पुत्र का क्या नाम था? वीरमदेव। ध्यान रखना, ये इतिहासकार यूँ कहते हैं कि कानड़देव चौहान के जो भी पुत्र और पुत्रियाँ थी, यानी राजकुमार राजकुमारियाँ थी, वो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर था वीरमदेव चौहान, बहुत स्मार्ट था। यही स्मार्टनेस को ले डूबेगी, आगे हम हिस्ट्री में बात करेंगे, है ना। तो ये इसका पुत्र था वीरमदेव। और वीरमदेव, अब पुत्र की बात कर ली, पुत्र होगा तो पत्नी भी तो होगी, ठीक है। पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी, ध्यान रखना, इसकी पत्नी का नाम था जेतल देवी, जेतल देवी, ये इसकी पत्नी थी, जेतल देवी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। सोनग्रा चौहानों के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल, 1181 में थे। हमने देखा कीर्तिपाल के बाद समर सिंह आए, समर सिंह के बाद उदय सिंह आए, उदय सिंह के बाद चचिक देव आए, चचिक देव के बाद सामंत सिंह आए, सामंत सिंह ने देख लिया था हमने। फिर इसके बाद कौन आता है? कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान का शासन कब है? 1305 से 1311 तक है, ठीक है। यहाँ की कुल देवी यानी जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरम आता है। मंदिर कहाँ है इनका? नाडोल में है, ठीक है। कानड़देव की जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें कानड़देव प्रबंध, पद्मनाम ब्राह्मण ग्रंथ है ये। फिर है वीरमदेव सोनग्रारी वाद से मिलती है। नैन्सी कुछ बातें अपनी नैन्सी ख्यात में लिखता है। फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता में कुछ बातें लिखता है। फरिश्ता की कौन सी है? तारीख ए फरिश्ता। ये तारीख ए फरिश्ता में कानड़देव चौहान के बारे में कुछ बातें लिखता है, वो हम बात करेंगे। फिर है वीरमदेव का इसका कानड़देव का पुत्र कौन है? वीरमदेव, है ना। और इसकी पत्नी कौन थी? किसकी पत्नी? ध्यान रखना, इसकी पत्नी नहीं, कानड़देव चौहान की पत्नी का क्या नाम था? जेतल देवी, ठीक है, जेतल देवी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है इनकी कुल देवी देख ली अपन ने। फिर ये देखो, संपत्ति की तुलना किससे की जाती है? महत्वपूर्ण बात है। इंद्र की रिद्धि व 9 निधियों से इसकी संपत्ति, कानड़देव चौहान की संपत्ति की तुलना की जाती है, ठीक है। यहाँ तक का आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे देखो भैया, कानड़देव चौहान के साथ जो दिल्ली के साथ संपर्क थे वो हम बता देते हैं। कानड़देव चौहान का जो दिल्ली से संपर्क था वो बता देते हैं। हाँ भैया, पहले एक बार देख लेते जालोर कहाँ पड़ता है। ये अपनी पतंगाकार आकृति का कौन है? ये अपनी पतंगाकार आकृति का राजस्थान है, ठीक है। कौन बताता है राजस्थान को पतंगाकार आकृति का? वो बताते हैं T.H. हैंडले। T.H. हैंडले कहते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। तो ये अपने राजस्थान की कुछ ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रफ ही है। हम देखते हैं जालोर कहाँ पड़ता है। नीचे नीचे अपना बांसवाड़ा पड़ता है। दिल्ली से संपर्क बता रहा हूँ, पहले गुजरात से संपर्क बता दूँ तो दिल्ली से भी बता दूँगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा के ऊपर कौन आता है? डूंगरपुर के ऊपर कौन आता है? उदयपुर के ऊपर कौन आ जाता है? अपना सिरोही के ऊपर कौन आता है? जालोर। तो यहाँ जालोर है, ठीक है। तो जालोर जो है वो इस तरह से किससे सटा हुआ है? गुजरात से सटा हुआ है,
यानी कि अगर किसी को गुजरात जाना हो तो जालोर आना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम दिल्ली की। यहाँ पे दिल्ली से इसकी कैसे दुश्मनी हुई, क्या इसका संबंध था, वो देख लेते हैं। दिल्ली में कौन था, दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी। यही है जो हमारे चौहानों की दुर्दशा करने वाला, माफ़ करना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है, ये है अपना 1296 से 1316 तक, ठीक है। देखो गलत भी नहीं बोला मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर हमीरदेव चौहान को मारा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे कहाँ चित्तौड़गढ़ में पद्मनी का जो खेल हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ही कौन है भैया, जालोर चौहान वंश में मारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठा भैया। अब देखो क्या होता है, ये होता है कि मान लो ये था अपना एक जालोर, बना देता हूँ यहाँ पे लिख लो जालोर, ये है अपना, एक सेकेंड, यहाँ पे है जालोर, ठीक है, यहाँ पे है जालोर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर जालोर, दिल्ली से अगर गुजरात जाना हो तो जालोर होते हुए जाना पड़ेगा। मैंने बताया ना जालोर किससे सटा हुआ है, गुजरात से सटा हुआ है। तो दिल्ली से अगर गुजरात जाना हो तो जालोर होते हुए जाना पड़ेगा। इस अलाउद्दीन का कुछ क्षेत्र जीता हुआ था, कहाँ पे, गुजरात में, तो इसका आना जाना यहाँ पे लगा रहता था गुजरात में। क्या होता है, फरिश्ता क्या कहता है, फरिश्ता इसकी दुश्मनी का कारण बताता है। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था उलुग खां, नाम याद रखना है, उलुग खां इसका सेनापति था। वो गुजरात जा रहा था, ध्यान रखना, हिस्ट्री थोड़ी सी कहानी टाइप में बताने की कोशिश करूँगा मैं। उलुग खां गुजरात जा रहा था सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, ठीक है। रास्ते में आ गया जालोर। जालोर में जब ये आने लगा तो जालोर का कौन है, जालोर का है कानड़देव चौहान, ठीक है, कानड़देव चौहान। जालोर में जब उलुग खां आने लगा तो क्या कहता है कानड़देव कि भैया कहाँ जा रहे हो। उलुग खां ने कहा भैया हमें गुजरात जाना है तो हमें रास्ता दे दो। कानड़देव ने मना कर दिया, रास्ता नहीं मिलेगा भैया, और रास्ता मिलेगा तो भैया क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उलुग खां ने कहा कि भाई साहब टैक्स, वो भी किससे, अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स, वो भी पूरे भारत का जो शासन कर रहा है उससे टैक्स लोगे आप। कानड़देव कहता भैया शासन कर रहा पूरे भारत का कर रहा है, वो अपने स्थान पे कर रहा है, ये मेरा स्थान है, मैं आज जाने दूँ ना कल जाने दूँ, नहीं जाने दूंगा, जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। उलुग खां ने कहा भैया क्यों नहीं जाने देगा। एक तो देखो कानड़देव चौहान का ये भी था कि इसने ये भी कहा था कि हिस्ट्री खराब है भैया तुम्हारी, अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री खराब है, यहाँ हमीरदेव, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में पद्मनी का खेल, और फिर देखो ब्राह्मणों को भी ये परेशान करता था, है ना, और जो महिलाओं थी उनके, महिलाओं की भी ये इज्जत नहीं करता था। तो ये कानड़देव वैसे ही इससे परेशान था तो मना कर दिया, इसने नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, उलुग खां ने कोई ज़्यादा माथाकुड़ी करी नहीं, दूसरे रास्ते से कहाँ चला गया, ये चला गया सोमनाथ मंदिर लूटने, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए चला गया। जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके वापस आ रहा था तो इसकी सेना ने कहा कि हम इतना लंबा रास्ता काटे हैं, इससे अच्छा है ना हम जालोर में से निकल जाएं। तो भैया यहाँ से जालोर से ये निकलता है, तो जालोर में जैसे आता है उलुग खां अपनी सेना को लेकर के कानड़देव रोक लेता है। भैया मना करा था ना, टैक्स दे करके आना है, बिना टैक्स कैसे आ गए वापस, हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गई भैया, झड़प हो गई। झड़प में उलुग खां जैसे तैसे जान बचा करके सीधा कहाँ गया रे, ये गया अलाउद्दीन खिलजी के पास कि भाई साहब कानड़देव ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, बहुत बुरा किया, हम तो रास्ता मांग रहे थे, कर ले लिया, कर लेने की बात करी, और हम जब आ रहे थे तो हमारे साथ झड़प कर ली, और झड़प जो करी तो ध्यान रखना यहाँ पर कानड़देव चौहान ने 5 शिवलिंग के अंश भी ले लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 5 शिवलिंग के अंश ले लिए, और उन्हीं 5 शिवलिंग के अंशों को लूट लिया। 5 शिवलिंग के अंश, उन्हीं 5 शिवलिंग के अंशों को इसने 5 जगह स्थापित किए,
और वो 5 जगह महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। वो 5 जगह जहाँ पर अलाउद्दीन कानरदेव चौहान ने स्थापित की थी, वो पहली जगह थी भैया सोरठा। क्या थी? सोरठा। दूसरी जगह थी कौन सी? दूसरी जगह थी बांगड़ा। ठीक है। तीसरी जगह यहाँ लिख दें, तीसरी जगह थी भैया साइवाड़। तीसरी जगह थी साइवाड़ और चौथी जगह थी भैया आबू और 5वीं जगह थी अपनी जालोर। खुद जालोर में स्थापना की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है 5 एग्जाम की दृष्टि से। 5 शिवलिंग को लूट लिया उलुग खां से कानरदेव चौहान ने। ठीक है, सोरठा, बांगड़ा, साइवाड़ और आबू और जालोर में उनकी क्या कर दी? स्थापना कर दी। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत है क्या? एक बार वापस देख लो। उलुग खां कहाँ जाना चाहता था? सोमनाथ मंदिर जाना चाहता था गुजरात। रास्ते में कौन पड़ता है? जालोर में प्रवेश करने से कौन मना कर दिया? कानरदेव चौहान ने मना कर दिया। ठीक है, जाना है तो कर दे के जाओ, अन्यथा नहीं जाना। दूसरा, ये चला गया दूसरी ओर से और जब वापस आता है तो कानरदेव चौहान और उलुग खां में झड़प हो जाती है। उलुग खां जान बचा करके सीधा अलाउद्दीन के पास चला जाता है और अपनी ये बात बता देता है। और इस बात और ये 5 शिवलिंग की बात ध्यान रखना, सोरठा, बांगड़ा, साइवाड़, आबू और जालोर। ठीक है, और फिर इसी के बाद अब जो युद्ध होंगे वो होंगे 1308 सिवाना युद्ध, 1308 सिवाना युद्ध है ना, और 1311 अपना कौन सा युद्ध? जालोर का युद्ध। ठीक है, ये बात यहाँ तक की बातें कौन लिखता है? ध्यान रखना, फरिश्ता लिखता है। यहाँ तक की बातें कौन लिखता है? फरिश्ता यहाँ तक की बातें लिखता है। ठीक है, अब फरिश्ता एक छोटी सी बात और आगे लिखता है। क्या कहता है फरिश्ता? फरिश्ता ने अपने तारीख फरिश्ता में यह भी बताया है कि जब उलुग खां किसके पास चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था और ये कानरदेव चौहान की बात बता देते कि भैया जाने नहीं दिया हमारे को और ऐसी ऐसी बात हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति ढूंढा और उस सेनापति का नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तान। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐन उल मुल्क मुल्तान। बात है 1305 की। ठीक है, अभी 1305 की ही बात चल रही थी। तो ऐन उल मुल्क मुल्तान के नेतृत्व में एक सेना अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण करने के लिए भेजी रहे? कानरदेव चौहान के आक्रमण पर 1305 में। ठीक है, फरिश्ता ये बात लिखता है। फरिश्ता ने ये कहा कि जब 1305 में यहाँ पे आक्रमण हुआ तो ऐन उल मुल्क मुल्तान ने ये बात बता दी कानरदेव चौहान को कि भैया युद्ध करने से कोई मतलब तो है नहीं, तेरा जालोर भी खराब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा और तेरी सेना का भी नुकसान होगा, मेरी सेना का भी नुकसान होगा। तो युद्ध हुआ, फिर भी माना थोड़ा बहुत युद्ध हुआ, लेकिन जब ये देखने लगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने मेरी सेना नहीं टिक पा रही है तो इसने इनके साथ क्या कर ली? संधि कर ली। कानरदेव चौहान ने ऐन उल के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। उस संधि के अनुसार कानरदेव चौहान को कहाँ जाना था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित होना था और बता दिया था कि जो कुछ भी संधिया की शर्तें होगी वो अलाउद्दीन खिलजी ही पूरा करेगा। ठीक है, फरिश्ता ये बात लिखता है कि कानरदेव खुद गया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो फिर आगे लिखता है कि कानरदेव जब गया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तो कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी सामने बैठा था। कानरदेव दरबार में आए तो अलाउद्दीन खिलजी जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा, हंसने। तब कानरदेव चौहान थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करी और इसने रेती वेती में एक बात और बोल दी कि हिंदुओं में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने मेरी शक्ति को चुनौती दी हो। हिंदुओं में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने मेरी शक्ति को चुनौती दी हो। कानरदेव चौहान की ये बात चुप गई और कानरदेव चौहान की ये बात चुप गई तो भैया इसने बोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। ध्यान रखना, आ जाना जालोर, आ जाना, सूकड़ी नदी के किनारे है जालोर, आ जाना वहाँ पे। ठीक है, सल्ट लेंगे अपन, फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है।
ये बात कह करके कौन आ गया, कानड़देव चौहान आ गया, चुनौती को स्वीकार करके आ गया। तो इसी कारण से कौन कौन से युद्ध होते हैं, इसी कारण से युद्ध होते हैं 1308, 1311, ठीक है। ये कौन लिखता है, ये लिखता है फरिश्ता, ठीक है। फरिश्ते ने ये बात की, कानड़देव चौहान गया वहाँ अलाउद्दीन खिलजी के जो तंग और व्यंग भरे जो वाक्य थे उनसे ये क्या हो गया, चुनौती ले ली। चुनौती लेने के बाद क्या करा इसने, कह दिया कि जालौर आ जाना, सुगरी नदी के किनारे सल्ट लेंगे अपन, ठीक है। ये बात किसने लिखी थी, ये बात लिखी थी अपने फरिश्ता ने लिखी थी। और नैणसी महाराज कुछ अलग बात बताते हैं। नैणसी महाराज ने ये कहा कि भैया 1305 में तो युद्ध हुआ था, तो हमें दोनों का ध्यान रखना है भैया। हमें पहला ध्यान रखना है युद्ध का कारण क्या था, हमें युद्ध का कारण बताना है। नैण किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार ये बताना है कि भैया कर नहीं देना, है ना, कर मांग लेना और रास्ता नहीं देना, ठीक है। कर मांग लेना, रास्ता नहीं देना और वो 5 शिवलिंग लूट लेना। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दुश्मनी के कारण फरिश्ता क्या बताता है, दुश्मनी के कारण फरिश्ता यही बताता है कि रास्ता नहीं देना, कर मांग लेना और आते समय क्या ले लेना, 5 शिवलिंग लूट लेना कानड़देव चौहान के द्वारा। ये बात बताता है फरिश्ता। नैणसी महाराज क्या बताते हैं, नैणसी महाराज का भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है कि नैणसी के माध्यम से कारण क्या थे दोनों की दुश्मनी के। नैणसी ने कहा कि 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तान ने आक्रमण तो किया था जालौर पे, लेकिन भाई साहब जब आक्रमण के बाद जब संधि हुई ना, उस संधि में कानड़देव चौहान खुद नहीं गया था। कानड़देव चौहान ने अपने पुत्र वीरमदेव को भेजा था, कानड़देव चौहान ने अपने पुत्र वीरमदेव को भेजा था, खुद नहीं गया था, वीरमदेव को भेजा था। किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अब जब वीरमदेव यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या बात होती है, क्या नहीं होती है कि 1308 का और 1311 का बताया। तो वीर रस तो किसने बताया, वीर रस बताया फरिश्ता ने। और अब है जो वीरमदेव चौहान की बात है वो है प्रेम कहानी। ये जो प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी के कारण ही जालौर पे आक्रमण हुआ था। और ये प्रेम कहानी क्या है, ये हम कल बात करेंगे, है ना, आगामी वीडियो में बात करेंगे। बाकी यहाँ तक का देख लो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई मेरे में कमी हो तो मेरे को बताना। धन्यवाद।